रोलेक्स, ये नाम सुनते ही लग्जरी और प्रेस्टीज का एहसास होता है। आज ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस वॉच ब्रांड्स में से एक है, जिसका वैल्यूएशन लगभग $8 बिलियन है। क्या आप जानते हैं इस $1 बिलियन एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई थी? ये कहानी शुरू होती है आज से 1 सेंचुरी पहले एक अनाथ लड़के के साथ, जिसका नाम हैंस विल्डॉफ था। बचपन में ही हैंस के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और जो थोड़ा कुछ बचा था इनहेरिटेंस उसके पास, वो भी उससे छीन लिया गया। बस एक ही चीज़ थी उसके पास, अपने सपनों को पूरा करने का डिटर्मिनेशन और चैलेंजेस को फेस करने का हौसला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये कहानी शुरू होती है 22 मार्च 1881 से। जर्मनी का एक छोटा सा गांव जिसका नाम कुम्बाक था। एना और जॉन डैनियल विल्डॉफ के घर में खुशियों की एक रोशनी आई। एक हेल्दी बेबी बॉय पैदा हुआ, हैंस विल्डॉफ, जिसका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर लगता था। इनका एक मल्टी जनरेशन फैमिली आयरन का बिजनेस था। हैंस के 2 सिबलिंग थे और लविंग पेरेंट्स, जो कि हर बच्चे को चाहिए होता है। वार्मथ ऑफ केयरिंग फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जनरेशन पुराना बिजनेस का इनहेरिटेंस वेट कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1892 में जब हैंस सिर्फ 11 साल का था, तब उसकी मॉम अचानक से बीमार पड़ गई और बहुत लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी होने की वजह से उसकी मॉम का टाइम पर इलाज नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई। घर में आई जो खुशियां थी वो अचानक से गम में बदल गई और हैंस अभी शॉक से रिकवर भी नहीं हुआ था। तब किस्मत ने एक और क्रूएल गेम खेला। 1 साल बाद 1893 में हैंस के बिलव्ड फादर जॉन भी बीमार पड़ गए और स्लोली सेम कारणों की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। हैंस इस वक्त सिर्फ 12 साल का था और इतनी छोटी सी उम्र में ही हैंस एक अनाथ बन गया। उसके अंकल ने इमीडिएटली कंप्लीट फैमिली बिजनेस को सेल कर दिया। वो बिजनेस जो जनरेशन से विल्डॉफ फैमिली का प्राइड था, और तीनों बच्चों को बावेरिया के एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल में एम्स्टॉम कोबर्ग में भेज दिया। हैंस के पास कोई चॉइस नहीं थी। घर से कई माइल्स दूर, अकेले और कंप्लीट आउटसाइडर के रूप में उसे बोर्डिंग स्कूल की हार्श एनवायरनमेंट में रहना पड़ा। यहाँ से शुरू होती है एक ऑर्डिनरी अनाथ बच्चे की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी, जो इवेंचुअली दुनिया के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लग्जरी ब्रांड बनाने वाला था। तो असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक ट्रू फाइटर की जर्नी। तो दोस्तों, बोर्डिंग स्कूल का एनवायरनमेंट हैंस के लिए किसी नाइटमेयर से बिल्कुल भी कम नहीं था। दूसरे वेल्दी स्टूडेंट उसका काफ़ी मजाक उड़ाते, उसके हम्बल और गरीब बैकग्राउंड की वजह से, और कई बार उसकी रिलीजन की वजह से भी उसका मजाक उड़ता। हैंस डिप्रेशन के डार्क फेज में स्लोली चला गया, लेकिन उसी डार्कनेस ने उसने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया, अपने पेन को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का। मैथमेटिक्स और कई लैंग्वेजेस में उसने मास्टरी करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि ये स्किल्स फ्यूचर में बहुत वैल्यूबल होंगी। बोर्डिंग स्कूल में उसका एक स्विस फ्रेंड बन गया था, जो कॉन्स्टेंटली स्विट्जरलैंड के वंडर्स के बारे में उसे बताता, स्पेशली लाक डे फॉन्ड के बारे में। ये एक मैजिकल सिटी है जो वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के लिए ग्लोबली फेमस थी उस वक्त। यहाँ हैंस ने पहली बार सपने देखने की शुरुआत की, वॉचेस की फैसिनेटिंग दुनिया, जहाँ वो खुद को इमेजिन करता कई सारी वॉचेस के बीच। ये उसका जैसे कि पैशन ही बन गया। 19 साल की एज में हैंस ने अपनी लाइफ का सबसे मोस्ट करेजियस एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। अपने घर जर्मनी को गुड बाय कहकर
जेनेवा स्विट्जरलैंड में शिफ्ट होने का और अपने सपनों को अचीव करने का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की थी। पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन पैशन हद से ज़्यादा था। जेनेवा शिफ्ट होने के बाद हैंस को एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में इंटर्नशिप की जॉब मिल गई। ये कंपनी पर्ल्स को ग्लोबली अलग अलग मार्केट से परचेज करती थी और सॉर्ट, ग्रेड एंड पैकेजिंग करके इन्हें हाई एंड ज्वेलरी ब्रांड्स को सेल करती थी। हैंस ने ये शार्पली ऑब्जर्व किया, ये कंपनी टेक्निकली कुछ क्रिएट नहीं कर रही है, बस स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन फिर भी रिमार्केबल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ उसने एक बिजनेस का फंडामेंटल टैक्टिक्स सीखा और इंटरनेशनल कॉमर्स के सीक्रेट भी सीखे। फिर 1900 में जैसे ही किस्मत ने दरवाजे नॉक किए और हैंस को पता चला, उसके फ्रेंड ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि एक कूनो कॉटन वॉच मेकिंग कंपनी में वैकेंसी है। ये कंपनी स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी और हाईएस्ट क्वालिटी की वॉच मेकिंग एंटरप्राइज है और एनुअली मिलियंस ऑफ स्विस फ्रैंक की वर्थ की एक्सक्लूसिव पॉकेट वॉचेस एक्सपोर्ट करती है। हैंस के लिए एक सपना सच होने के जैसा था। ला क्लॉक दी फॉन्ट जाने का मतलब ही वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के हार्ट में एंटर करना था। 80 स्विस फ्रैंक की मंथली सैलरी के साथ हैंस ने इस कंपनी में शुरुआत की। उसका डेली रूटीन था कि वो हंड्रेड्स ऑफ डेलिकेट पॉकेट वॉचेस को केयरफुली वाइंड करना और उनकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी चेक करना। यहाँ हैंस ने वॉच मेकिंग के हर एक डिटेल्ड प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, जैसे कि एक स्पॉन्ज ऑब्जर्व करता है पानी को। यहाँ से असली गेम चेंजर रेवोल्यूशन आया। हैंस ने कीनली ऑब्जर्व किया कि वॉच इंडस्ट्री में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सबको पॉकेट वॉचेस यूज करना पड़ता था उस वक्त, क्योंकि रिस्ट वॉचेस प्राइमरीली सिर्फ वुमेन फैशन एक्सेसरीज के रूप में पहनती थी और उन्हें जनरली बहुत नीचा देखा जाता था, क्योंकि ये टेक्निकली एक्यूरेसी के मामले में ज़रा भी रिलायबल नहीं थी। स्मॉलर मूवमेंट और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म की वजह से ये फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा फास्ट या स्लो हो जाती थी। बट हैंस को पॉकेट वॉचेस एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट लगती थी। ये हर क्रिटिकल मोमेंट में अपने वॉच को पॉकेट से केयरफुली निकालना पड़ता था, स्पेशली जब दोनों हाथ बिजी हो या इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता था। हैंस ने एक एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी प्रेडिक्शन किया जो उस एरा में कंप्लीटली पागलपंती लगती थी। हैंस ने कोट किया, माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट पॉकेट वॉचेस विल ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपीयर एंड दैट रिस्ट वॉचेस विल रिप्लेस देम डेफिनेटली। ये हैंस ने 1914 में कोट किया था। ये एक बहुत ज़्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन था उस वक्त के हिसाब से और पागलपंती माना जाता था इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के द्वारा। लेकिन हैंस अपनी जगह पे बिल्कुल सही था और अपने पैशन और ड्रीम के लिए 100% कमिटेड था। वो चाहता था कि वो एक परफेक्ट और रिलायबल रिस्ट वॉच बनाए जो मेंस के लिए हो और वो उसे कॉन्फिडेंटली पहन सके। लेकिन कहानी में एक कंप्लीटली न्यू ट्विस्ट आता है और एक रियल मैजिक शुरू होता है। हैंस की लाइफ में एक ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट आता है जब वो लंदन में फ्लोरेंस फ्रांसिस में कॉटी से मिलता है, जो इवेंचुअली उसकी बिलव्ड वाइफ बन जाती है। एक दिन उसके ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में हैंस ने हिम्मत करके अपने एम्बिशियस विजन को शेयर किया। वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि वो अपने इंडिपेंडेंट वॉच बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहता है, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो शुरू नहीं कर पा रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अल्फ्रेड ने हैंस के इस बर्निंग पैशन और अनवेवरिंग डेडिकेशन को देखा और डिस्पाइट हैंस जो कि बहुत ही यंग और इनएक्सपीरियंस था, उसने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया कि वो हैंस के इस रेवोल्यूशनरी बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट करेगा और 1905 में एक सिंपल हैंडशेक के साथ हैंस विल्डॉफ एंड डेविस लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करता है, जो कि इवेंचुअली रोलेक्स बनने वाली थी। यहाँ हैंस की रियल कैरेक्टर का अल्टीमेट टेस्ट शुरू होता है।
दोस्तों 1908 में हैंस ने स्ट्रैटेजिकली अपनी कंपनी का नाम विल्डॉफ एंड डेविस लिमिटेड से चेंज करके रोलेक्स कर दिया। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था। कंपनी का नाम शॉर्ट, कैची और इजी टू प्रोनाउंस था इन एनी ग्लोबल लैंग्वेज, और ये वॉच टायर पे भी एस्थेटिकली फिट हो जाता था। बिजनेस स्टेडली ग्रो हो रहा था और लोगों ने रोलेक्स पहनना भी शुरू कर दिया था। फिर सडनली वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। ये ट्रैजिक ग्लोबल इवेंट एक्चुअली रोलेक्स को अननोइंगली फेमस कर गया, क्योंकि रोलेक्स ने सोल्जर्स को प्रैक्टिकल रिलायबल रिस्ट वॉचेस सप्लाई किए थे, और सारे सोल्जर्स ट्रेडिशनल पॉकेट वॉचेस की जगह ये नई रिस्ट वॉचेस बैटलफील्ड में इनफाइनाइटली ईजियर थे यूज करने के लिए और सेफर भी थे। कंपनी रैपिडली एक्सपैंड हो रही थी और 60 से ज़्यादा डेडिकेटेड एम्प्लॉयज तक पहुंच गई थी। 1914 में कंपनी ने अपना नया ऑफिस लंदन में शुरू किया, बट ये एब्सोल्युटली डिजास्टर साबित हुआ। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली क्रिपलिंग 33% टैक्स ब्रूटली सारी कंपनीज में इम्पोज कर दिया, और ये नया टैक्स उन सारी कंपनीज पर इम्पोज किया गया था जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस गुड्स एक्सपोर्ट कर रही थी। हैंस के लिए ये डेविस्टेटिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, और ओवरनाइट रोलेक्स के सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस 33% ड्रास्टिकली बढ़ गई और सेल्स कंप्लीटली क्रैश हो गई। और सिचुएशन को वर्स बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर की ये इंटेंस एंटी जर्मन सेंटिमेंट की वजह से जितने ब्रिटिश थे वो जर्मन्स को बहुत ज्यादा हेट करने लगे। हैंस का सरनेम क्लियरली उसकी जर्मन आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देता था, और पब्लिक विल्डॉफ एंड डेविस नाम से काफ़ी चिढ़ने लगे। हैंस को हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लेना पड़ा, लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट होना पड़ा। पनिशिंग टैक्सेस अवॉइड नहीं किए जा सकते थे, और कंपनी का नेम कम्प्लीटली रीब्रांड करके रोलेक्स वॉचेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। 1915 में लिटरली सब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। जिनेवा में एम्प्लॉयज का इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और सब कुछ। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्राइसिस आने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया विद अनप्रेसिडेंटेड इंटेंसिटी, और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग और प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो गए। सेल्स स्लोली गिरने लगी और ग्रेजुअली कंप्लीटली बंद हो गई। और 1944 में हैंस के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसकी बिलव्ड वाइफ फ्लोरेंस की सडनली डेथ हो गई। हैंस इमोशनली टूट गया, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली, सारे फ्रेंड्स पे, और सब कुछ कैटास्ट्रोफिकली कोलैप्स हो गया। यहाँ पे हैंस का एक एब्सोल्युटली इनडोमिटेबल फाइटर स्पिरिट सामने आया, जो डिफाइन करता है एक ट्रू चैंपियन को। जिनेवा में हैंस ने अपनी कोर टीम के साथ एक मेक और ब्रेक डिसीजन लिया। वो एक टेक्निकल इनोवेशन में कंप्लीटली ऑल इन जाने वाला था। उसका एक क्रिस्टल क्लियर मिशन था, कोट, "We must succeed in making the watch stay so tight that our movement will be permanently guaranteed against damage caused by dust, perspiration, water, heat and cold." अनकोट। 1926 में हैंस ने एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू अचीव किया। वो वॉच इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस वक्त रोलेक्स ने एक ऑयस्टर मॉडल को लॉन्च किया, ऑफिशियली वर्ल्ड्स फर्स्ट completely waterproof, advanced screws on case, back over crown, precision engineered rubber gasket। ये एक टेक्निकल मार्वल था, लेकिन हैंस ब्रिलियंटली इसके पीछे की कहानी समझ गया कि एक सुपीरियर प्रोडक्ट क्रिएट करना सफिशिएंट नहीं होगा, लोगों को ड्रामेटिकली कन्विंस करना भी पड़ेगा। यहाँ पे हैंस ने एक लेजेंडरी मास्टर स्ट्रोक एग्जीक्यूट किया, वो मूव जो हैंस को हिस्ट्री के बुक्स में इमॉर्टल करने वाला था। 1927 में मर्सिडीज ग्लेज नाम की एक इनक्रेडिबली ब्रेव ब्रिटिश स्विमर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का एक डेंजरस अटेम्प्ट करने वाली थी। ये एक रिवर है इंग्लैंड में जो कि 20.5 माइल्स लॉन्ग है, और हैंस ने स्ट्रैटेजिकली मर्सिडीज को कन्विंस किया कि वो इस चैलेंज को रोलेक्स की नई मॉडल वॉच ऑयस्टर पहन के कंप्लीट करे। 10+ आवर्स कंटिन्यूसली स्विम करने के बाद मर्सिडीज ऑलमोस्ट हाइपोथर्मिया से फ्रीज होने के एज पे रेस्क्यू की गई, और वो इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन रोलेक्स का ऑयस्टर मॉडल बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में काम कर रहा
रहा था। हैंस ने इमीडिएटली लंदन डेली में एक ड्रामेटिक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया और उसका हेडलाइंस रखा द वंडर वॉच दैट डिफाइज ऑल द एलिमेंट्स। और फिर एक प्योर मार्केटिंग जीनियस मूव खेला। हर सिंगल रोलेक्स डीलरशिप में एक ट्रांसपेरेंट फिश बॉल में लाइव फिश के साथ रोलेक्स ऑयस्टर वॉच को अंडर वाटर डिस्प्ले किया गया। पब्लिक लिटरली देखते ही शॉक हो जाते थे कि वॉच कंप्लीटली अंडर वाटर रहने के बाद भी कैसे फ्लॉलेसली परफेक्ट काम कर रही है। और हैंस का मार्केटिंग मूव यहाँ पे ही स्टॉप नहीं हुआ। हैंस ने एक और मार्केटिंग मूव खेला। 1933 में माउंट एवरेस्ट के फ्लाइट एक्सपीडिशन के क्रू मेंबर्स ने भी वॉच को पहनी थी और ये एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पे भी परफेक्टली काम कर रही थी। 1935 में मैल्कम कैम्पबेल ने लैंड स्पीड को भी ब्रेक किया, जो कि उस वक्त 300 माइल्स पर सेट था। हैंस ने सिस्टमैटिकली हर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को पावरफुल पब्लिसिटी में स्ट्रैटेजिकली कन्वर्ट किया, building Rolex as a symbol of human achievement and excellence। इस extraordinary सफर ने हैंस विल्सडॉर्फ को completely ट्रांसफॉर्म कर दिया। दोस्तों 1931 में रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल लॉन्च किया गया। टेक्निकली वर्ल्ड्स फर्स्ट साइमल्टेनियसली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच। सदियों से जो हजारों ब्रिलियंट माइंड्स ट्राई कर रहे थे एक परफेक्ट ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच मैकेनिज्म क्रिएट करने का, जो कि किसी से ना हो पाया, वो हैंस और उसकी टीम ने सक्सेसफुली अचीव करके मैकेनिकल मार्वल क्रिएट किया। फ्लोरेंस की ट्रेजिकल डेथ के डेवास्टेटिंग इफेक्ट के बाद हैंस ने प्रोफाउंड रियलाइज किया कि उसके पास कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है। रोलेक्स का फ्यूचर लेगेसी क्या होगा, ये क्वेश्चन उसे डीपली डिस्टर्ब करता रहा। 1945 में उसने एक एब्सोल्युटली विजनरी डिसीजन लिया जो रोलेक्स को फॉरएवर चेंज कर देने वाला था। हैंस विल्सडॉर्फ ने एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया, एक मेटिकुलसली स्ट्रक्चर्ड प्राइवेट ट्रस्ट अपने कंप्लीट रोलेक्स ओनरशिप को वॉलंटरी डोनेट कर दिए। ये सिर्फ जेनरस डोनेशन नहीं था दोस्तों, ये एक प्योर बिजनेस मास्टर स्ट्रोक था। रोलेक्स उस वक्त से परमानेंटली सारा प्रॉफिट चैरिटी इनिशिएटिव में डोनेट करता था। एजुकेशन एडवांसमेंट, आर्ट प्रमोशन, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट। और जब 1960s में हैंस की पीसफुल डेथ हुई तो इस फाउंडेशन स्ट्रक्चर ने गारंटी किया कि रोलेक्स हमेशा फियर्सली इंडिपेंडेंट रहेगा, कभी पब्लिक शेयर होल्डर्स या हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान या एक कंपनी की नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हर सफर के पीछे एक स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रगल और एक सैक्रिफाइस होता है। और इसी वजह से हम इन स्टोरी से सीख पाते हैं अपनी जिंदगी और बिजनेस के लिए नए रास्ते ढूंढना जरूरी है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ऐसी और कहानियां हैं जो दुनिया को बदल दी, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है, और मैं उन सब को आपके सामने लाने वाला हूँ। अगर आपको ये रोलेक्स की कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस पर देखना चाहेंगे। और याद रखें, हर एक कहानी के पीछे एक हिडन स्ट्रैटेजी होती है, बस उसे समझने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।